नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पार्ट 6, जिसका नाम क्या है बच्चों? हमारे उपयोगी पदार्थ। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं ना, उनका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, यानी उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिन पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं। उपयोग मतलब क्या? जिनका यूज हम करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जानेंगे? पदार्थ और वस्तुएं, कि पदार्थ एक्चुअली में होते क्या हैं और वस्तुएं क्या होती हैं, है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं, वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती हैं। चलो बच्चों सुनो यहाँ पे ध्यान से। पदार्थ जो है वो कैसे बने होते हैं? तो पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा, यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनसे ही ये पदार्थ बने होते हैं। और इन पदार्थों से क्या बनती हैं? मतलब जो वस्तुएं होती हैं ना, वे इन पदार्थों से बनाई जाती हैं या फिर बनी होती हैं। ठीक है। वस्तुओं के विशिष्ट आकार होते हैं, और ये जो वस्तुएं होती हैं इनके विशिष्ट आकार होते हैं। विशिष्ट आकार का मतलब क्या? जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो और ये जो इनके आकार होते हैं ना, इन्हीं के आधार पे हम इनको पहचानते हैं कि ये वस्तु ये है। जैसे अगर मैं कुर्सी और मेज की बात करती हूँ, तो मेज को आप कैसे पहचानोगे? उसका आकार देखोगे, तब आप देख करके पहचान जाओगे कि ये मेज है। कुर्सी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसका आकार ही ऐसा है ना, तब आपको समझ में आएगा ये तो कुर्सी है। वैसे ही अगर आप दरवाज़ा देखोगे, ठीक है, तो देख करके समझोगे ये तो दरवाज़ा है। तो इनके अलग अलग क्या होते हैं? आकार होते हैं। ये जो सभी वस्तुएं होती है, जैसे आपने अलमारी देख ली, अलमारी देखी तो आप देखते ही समझ गए ये क्या है? अलमारी है। कैसे पहचाना? क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है, उसका आकार ही ऐसा है, जिससे हमने उसको पहचान लिया और बता दिया ये अलमारी है, बता दिया ये कुर्सी है, बता दिया ये टेबल है, बता दिया ये दरवाजा है ना। तो आप कैसे बता रहे हो? उनके आकार के आधार पर ना। तो बस यहाँ पे यही दिया गया है। मेज, कुर्सी तथा अलमारी बनाने के लिए हम लकड़ी, प्लास्टिक तथा इस्पात का उपयोग करते हैं। देखो बच्चों, जो मेज, कुर्सी और ये अलमारी है, यहाँ पे तीन चीज़ों की बात की जा रही है, मेज, कुर्सी और अलमारी। इसे बनाने के लिए हम लोग किनका यूज़ करते हैं? तो लकड़ी, प्लास्टिक तथा इस्पात। इस्पात यानी क्या? स्टील का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर आपके घरों में अगर अलमारी होगी, वैसे तो सबके घर में होती है, जो रेडीमेड खरीदते हैं बाज़ार से, तो वो जो अलमारी होती है, आप देखो किसकी बनी होती है? वो स्टील की बनी होती है। स्टील मतलब उसमें थोड़ा लोहा भी लगा होता है और स्टील भी होता है, जिससे वो अलमारी बनी हुई होती है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का उपयोग करते हैं। उसके बाद वहीं अगर मैं ये लकड़ी और प्लास्टिक की बात करूँ, तो लकड़ी से क्या बनाया जाता है? मेज बनाई जाती है। प्लास्टिक से क्या बनाया जाता है? कुर्सी बनाई जाती है ना। और अभी आजकल देखा जाए तो प्लास्टिक से मेज भी बनाते हैं, है ना। मेज भी, छोटा सा मेज, वो प्लास्टिक के बनी होती है। वैसे बड़े बड़े जो मेज होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है। इन पदार्थों को यथेष्ट आकार भी दिया जा सकता है, अर्थात पदार्थों के गुणधर्म जानकर वस्तुएं बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये देखो, ये लाइन हमने छोड़ दी। ये वस्तुएं जितनी मजबूत होनी चाहिए, उतनी मजबूती इन पदार्थों में होती है। जैसे यहाँ पे मैंने तीन पदार्थों की बात की है, मेज, कुर्सी और किसकी बात की है हमने? अलमारी। ठीक है। ये सभी तो वस्तुएं हैं, और ये किससे बनाई जाती हैं? तो लकड़ी, प्लास्टिक और इस्पात से बनाई जाती है, बराबर। तो ये जो पदार्थ होते हैं ना, देखो जैसे ये जो वस्तुएं हैं, इनको जितनी मजबूती चाहिए, ठीक है, उतनी मजबूती इन पदार्थों में होती है। मतलब जैसे मुझे क्या बनाना है? अलमारी बनाना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं अलमारी समझिए प्लास्टिक का बना लेती हूँ, तब तो कोई भी तोड़ देगा फटाक से, है ना। प्लास्टिक का बनाया तो फटाक से टूट जाएगा। तो अलमारी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है हमको? तो हमें स्टील ही चाहिए, है ना। हम प्लास्टिक से अलमारी नहीं बना सकते हैं। तो ये हमने कैसे पहचाना कि हमको इसी चीज़ से अलमारी बनानी चाहिए, प्लास्टिक से नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि हमें प्लास्टिक का गुणधर्म पता है कि कोई भी उसको तोड़ सकता है, टूट सकता है। इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम अलमारी बनाएंगे तो इस्पात से ही बनाएंगे, हम प्लास्टिक से नहीं बनाएंगे, है ना। हम गुणधर्म देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो जिन पदार्थों में जो प्रॉपर्टी होती है, उसी के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि हमको उस पदार्थ से कौन सी वस्तु बनानी चाहिए। ठीक है। जैसे लकड़ी से हमने क्या बनाया? मेज बनाया, ठीक है। तो मेज कैसा होना चाहिए? थोड़ा मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, जो कुछ सालों तक चल सके।
तो ये प्रॉपर्टी हमको कहाँ पे दिखी, ये गुणधर्म हमको कहाँ पे दिखा, तो उस लकड़ी में दिखा, इसीलिए हमने लकड़ी की हेल्प से मेज बना लिया। समझ में आया आप लोगों को? तो बस यहाँ पे यही दिया गया है। और इन पदार्थों को यथेष्ट आकार भी दिया जा सकता है, और ये जो सभी पदार्थ होते हैं उनको हम अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं। जैसे जो लकड़ी है मैं उसको किसी भी शेप में काट करके उसको बना सकती हूँ, है ना। मुझे कोई भी चीज़ बनाना होगा लकड़ी का तो मैं उसको काट करके बना सकती हूँ, है ना। तो ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मनचाहा आकार दे सकते हैं, और अर्थात पदार्थों के गुणधर्म जानकर वस्तुएं बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। यही जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। आओ हम इसके कुछ उदाहरण देखें। देखो बच्चों, एक पदार्थ जो होता है ना, इससे कई सारी वस्तुएं, अनेक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि रुई, ठीक है। तो रुई से क्या क्या बनाया जाता है? कपड़ा, धागा, साड़ी, रुमाल, गद्दा, तकिया इत्यादि। तो देखो पदार्थ तो एक ही है, बस रुई है, लेकिन इससे अनेक वस्तुएं बनाई गई। कपड़ा बनाया गया, धागा बनाया गया, साड़ी भी बना लिया गया, रुमाल भी, और गद्दा भी, और तकिया भी। सोचो एक पदार्थ से कितनी सारी वस्तुएं बनाई गई। फिर यहाँ पे मैं लोहे की बात करूंगी। तो लोहा से क्या क्या बनाया जाता है? निर्माण कार्य की छड़ें। देखो कहीं पे घर बनता होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें छड़ लगाई जाती है, तो वो छड़ किसका बना हुआ होता है? तो लोहे का बना हुआ होता है। फिर मोटर गाड़ी के विभिन्न अंग, जैसे जो ये गाड़ियाँ होती हैं उसके अलग अलग पार्ट्स लोहे से बनाए जाते हैं। फिर बिजली के खंभे, मेज। अभी आप बोलेंगे कि मैं तो बोल रही थी कि मेज को लकड़ी से बनाया जाता है, और ये लोहा कहाँ से आ गया? तो लोहे से भी मेज बनाया जा सकता है ना, क्योंकि लोहा भी टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, तो उससे मेज बनाया जा सकता है। उसके बाद अलमारी इत्यादि, ये सभी लोहे से बनाई जाती हैं, है ना। अलमारी ये तो हो गया। अभी एल्यूमिनियम की बात करेंगे। तो इससे क्या क्या बनाया जाता है? देखो रसोई घर के बर्तन, विद्युत वाहक तार इत्यादि। देखो बच्चों, जो एल्यूमिनियम होता है, जो आप रसोई घर के बर्तन देखते हो, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। और जो विद्युत वाहक तार होते हैं, यानी जो बिजली को सप्लाई करने वाले तार होते हैं, वो भी इसी से बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन करके उपयोग के अनुसार उपयुक्त पदार्थ चुने जाते हैं। हमारे लिए पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पदार्थों में करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या किया जाता है? जो पदार्थ होते हैं ना, उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि किस वस्तु के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त होगा। सबसे पहले तो उनकी प्रॉपर्टीज, यानी कि जो उनके गुणधर्म है, उनको देखा जाता है, समझा जाता है। फिर बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि हमको कौन से पदार्थ का किस वस्तु के लिए उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग में किया गया है। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। तो अभी हम क्या देखेंगे? प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित पदार्थ। तो बड़े ही आसान ये दोनों कंसेप्ट हैं। प्राकृतिक मतलब क्या? जो हमको प्राकृतिक रूप से मिले। और मानव निर्मित मतलब क्या? मानव मतलब क्या होता है? इंसान होता है। निर्मित मतलब क्या? निर्माण करना, यानी मानव ने जिसका निर्माण किया वो हो गया आपका मानव निर्मित पदार्थ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक पदार्थ, सबसे पहले हम प्राकृतिक पदार्थ की बात करेंगे। तो प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ किसको कहते हैं? तो प्रकृति में जो पदार्थ उपलब्ध है, यानी जो प्रकृति ने हमको दिया है, ये सभी क्या हो गए? प्राकृतिक पदार्थ। जैसे कि लकड़ी कोई इंसान बनाता है? नहीं, ये तो प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं, है ना। फिर वैसे ही अगर मैं बात करूं रुई की, तो रुई हम बनाते हैं? नहीं, रुई कहाँ से आता है? तो रुई प्राकृतिक रूप से आता है ना। तो ये सभी क्या हो गए? प्राकृतिक पदार्थ। इनमें से पहले समूह के पदार्थ सजीवों से प्राप्त होते हैं। सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को जैविक पदार्थ कहते हैं। हवा, मिट्टी, पानी जैसे पदार्थ सजीवों से प्राप्त नहीं होते, इन्हें अजैविक पदार्थ कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, प्राकृतिक पदार्थ तो आपने जान लिया कि जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ये सभी हो गए प्राकृतिक पदार्थ। लेकिन इसका भी वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। तो जैविक पदार्थ मतलब क्या? जो पदार्थ आपको सजीवों से प्राप्त होते हैं, यानी जीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि
अभी एक रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, उससे हमको ना एक धागा मिलता है रेशम का, ठीक है, तो ये हमको किसने दिया, वो कीड़े ने दिया, बराबर, कीड़े ने दिया। तो कीड़ा क्या है, एक जीव है ना, कीड़ा क्या है, जीव है, और ये प्रकृति में है, प्रकृति में ही ये आएगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिला, ये जो धागा मिला, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जैविक पदार्थ, क्योंकि ये हमको जीव से मिला है ना, किससे मिला है, जीव से मिला, ये हो गया जैविक पदार्थ। और अजैविक मतलब क्या, जो पदार्थ आपको सजीवों से प्राप्त नहीं होते, यानी कि जो जीव होते हैं उनसे प्राप्त नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अजैविक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये आपको कोई जीव ला करके देता है नहीं, ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, आप इनका यूज करो, है ना। मिट्टी आपको कोई जीव देता है नहीं, वो नीचे से आप मिट्टी उठा सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। तो ये क्या हो गए, ये तो प्राकृतिक पदार्थ हो गए, लेकिन इसमें भी वर्गीकरण दो भाग में, पहला जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक मतलब जो सजीवों से प्राप्त हो, और अजैविक मतलब जो सजीवों से प्राप्त नहीं हो। बहुत ही आसान है, एक बार आप पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। समझ में आया? चलो अभी नीचे चलते हैं। तो नीचे क्या है कि जो पदार्थ, अभी देखो हम और पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, प्राणी जन्य पदार्थ और वनस्पति जन्य पदार्थ। सुनिएगा ध्यान से। जैविक और अजैविक तो हमने देख लिया कि जो सजीवों से, यानी जो सजीव है उनसे प्राप्त हुआ वो जैविक, और अजैविक मतलब जो सजीवों से प्राप्त नहीं हुआ वो हो गया अजैविक। अभी इसमें भी देखो यहाँ पे वर्गीकरण दिया गया है, प्राणी जन्य पदार्थ और वनस्पति जन्य पदार्थ, यानी जो पदार्थ हमको प्राणी से मिलते हैं, प्राणी जन्य, यानी अभी जो मैंने ये रेशम के कीड़े की बात की थी, ये धागा हमको कहाँ से मिल रहा है, रेशम का धागा उस कीड़े से मिल रहा है जो कि एक प्राणी है, ये क्या हो गया, प्राणी जन्य पदार्थ, बराबर। ये जो धागा हमको मिला ये प्राणी जन्य पदार्थ हो गया। और वनस्पति जन्य पदार्थ मतलब क्या, जैसे लकड़ी, लकड़ी हमको कहाँ से मिला, पेड़ से मिला ना। वनस्पति मतलब क्या होता है, पेड़, ठीक है। तो जो हमको वनस्पति यानी पेड़ों पौधों से जो पदार्थ हमको मिलते हैं वो हो गए वनस्पति जन्य पदार्थ, और प्राणी जन्य पदार्थ मतलब क्या, जो प्राणियों से प्राप्त हो गए वो हो गए प्राणी जन्य पदार्थ। एक बार आप पढ़ भी लीजिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, जो पदार्थ प्राणियों से प्राप्त हो उन्हें प्राणीजन्य पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें वनस्पति जन्य पदार्थ कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। प्राकृतिक पदार्थ, इसका प्राकृतिक पदार्थ मतलब क्या, जो हमको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। फिर इसमें भी वर्गीकरण दो भाग में किया गया है, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जो सजीवों से प्राप्त हो, और अजैविक मतलब जो सजीवों से प्राप्त ना हो। अभी फिर नीचे आओगे तो एक और यहाँ पे वर्गीकरण दिया गया, प्राणीजन्य पदार्थ और वनस्पति जन्य पदार्थ, ठीक है। देखो ये जो जैविक पदार्थ है ना, जैविक पदार्थ, ठीक है, इनका वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है दो भागों में, एक तो प्राणीजन्य, दूसरा वनस्पतिजन्य। प्राणीजन्य मतलब क्या, जो पदार्थ आप लोगों को प्राणियों से मिलते हैं वो हो गए प्राणीजन्य पदार्थ, और वनस्पतिजन्य मतलब क्या, जो पदार्थ आप लोगों को वनस्पतियों से मिलते हैं वो हो गए वनस्पतिजन्य पदार्थ, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी दे देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चमड़ा की, तो चमड़ा आपको कहाँ से मिलता है बताइए? चमड़ा कोई आपको वनस्पति देती है? नहीं, वो तो हमको जीवों से मिलता है ना, जीवों से मिलता है, प्राणियों से मिलता है। तो ये हो गया प्राणीजन्य पदार्थ। फिर ऊन की अगर मैं बात करूँ तो जो ऊन रहता है वो एक भेड़ होती है, ठीक है, तो उसके जो बाल होते हैं ना उसके शरीर पर के, उससे ऊन बनता है ना। और अगर मैं पटसन या फिर रुई की बात करूं तो ये दोनों क्या है, वनस्पति जन्य पदार्थ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों हमको वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने प्राकृतिक पदार्थ का अध्ययन कर लिया है। अभी हम लोग अगला क्या देखेंगे, मानव निर्मित पदार्थ। तो मानव निर्मित पदार्थ मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जो उपलब्ध पदार्थ होते हैं उन पर विभिन्न प्रक्रियाएं करके तैयार किए गए नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो मानव है ना वो क्या करता है, जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, पदार्थ जो अवेलेबल होते हैं पहले से, उनके ऊपर प्रोसेस करता है, प्रक्रियाएं करती है, उसके बाद जो नया पदार्थ उससे तैयार होता है उस प्रोसेस से, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, तो नई नई चीज़ों की खोज करना और अपने जीवन को और अधिक सुखकर बनाने का प्रयत्न करना। जैसे अगर मैं कुर्सी की बात करूं तो कुर्सी क्यों बनाया गया,
मनुष्य के मन में ये विचार आया होगा कि अगर कुर्सी बनेगा तो हम लोग आराम से बैठ सकेंगे, एकदम से टेका लेकर के बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्होंने किसका निर्माण किया? तो कुर्सी का निर्माण किया, है ना। अपने जीवन को और सुखकर बनाने के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया ना, है ना। तो यहाँ पे वही दिया गया है, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उपयोग करने में बड़े ही सुविधाजनक होते हैं और कम खर्चीले भी होते हैं, यानी उसमें ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं डालना पड़ता। तो ये जो ऐसे पदार्थ होते हैं ना, मानव निर्मित ऐसे पदार्थ, इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे मानव निर्मित पदार्थ आप देख सकते हो, कुर्सी हो गया, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, नोटबुक, उसके बाद ये पेंसिल, फिर यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सभी मानव निर्मित पदार्थ हैं। ओके, अभी यहाँ पे छतरी की बात की जा रही है। तो बरसात से बचने के लिए पहले लोग क्या करते थे? तो बरसात से बचने के लिए पहले लोग घास या फिर बोरे से बने छाते का उपयोग करते थे। मतलब जब ये छाता नहीं था, ठीक है, बहुत पहले की बात की जा रही है, अभी तो छाता आ गया तो हम लोग छाते का उपयोग करते हैं, लेकिन जब भी छाता नहीं था तो बरसात से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? घास या फिर बोरे से बने हुए छाते का उपयोग किया जाता था। हम लोग भी जब छोटे होते थे ना, तो जो बोरा होता है, ठीक है, गांव में क्या करते थे, बोरा आपको पता होगा, प्लास्टिक की जो बोरी आती है वाइट वाली, उसको ना बनाया जाता था, ऐसे यहाँ पे ओढ़ लेते थे, ठीक है, फिर बारिश में जाते थे, भीगते नहीं थे, है ना। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा अपने गांव, अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो हमारे दादाजी या फिर दादी जी थे वो लोग बनाते थे ऐसा, क्योंकि तभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो लोग, छाता भी उस टाइम पे होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन गाँव की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे छाता भी होता था, लेकिन महंगे होते थे। तो उस टाइम पे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो लोग छाता खरीद सके, इसके लिए वो क्या करते थे, बोरी से ही काम चलाते थे, उसको ऐसा बना लेते थे ओढ़ने लायक, फिर इधर दुल्हन के जैसा ओढ़ करके जाते थे। जैसा अभी रेनकोट का जो टोपी होता है ना, वैसे ही वो बोरे का बना लेते थे और फिर बरसात में वो लोग जाते थे, ठीक है। तो पहले लोग इसका यूज़ किया करते थे, अभी भी गाँव में बहुत सारे लोग जो है ना वो इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आधुनिक छतरी उपयोग में आई। उसके बाद क्या आया? आधुनिक छतरी आई, है ना, छतरी आपको पता होगी। और फिर आज किसका उपयोग किया जाता है? तो रेनकोट, बस्ते, कॉपी का आवरण आदि सब के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है ना। अभी देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये रेनकोट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक का। फिर बस्ते, अभी है ना, जो आपके बैग होते हैं वो भी अभी वाटरप्रूफ आने लगे हैं। वाटरप्रूफ क्यों? ताकि बारिश आए ना तो आपके जो बुक्स है ना वो भीगने नहीं चाहिए, इसके लिए वो वाटरप्रूफ होते हैं, है ना। आप लोगों ने अपने क्लास में भी कई बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा जो बैग है वो क्या है? वाटरप्रूफ है, मैं चाहे बारिश में भीग जाऊं लेकिन मेरे बुक्स को कुछ नहीं होगा, है ना। आपने सुना होगा, आपके क्लास में जो फ्रेंड्स होंगे उनके पास ये बैग होगी या फिर आपके पास भी होगी, है ना। तो इसको बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। फिर कॉपी का आवरण मतलब जो उसका हम लोग कवर लगाते हैं, ठीक है, वो भी किसका बना हुआ होता है? प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सभी विभिन्न वस्तुएं हैं जो मनुष्यों द्वारा यानी मानव निर्मित पदार्थ है ना। नाजुक वस्तुएं, नाशवान फल आदि के लिए पैकिंग की आवश्यकता हुई है। अभी यहाँ पे नाजुक वस्तुओं की बात की जा रही है। जो नाजुक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कोई शीशे की चीज है, ठीक है, तो उसको आप, अगर आपको एक जगह से उसको दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो क्या आप ऐसे ही लेकर के जाओगे? जैसे दूसरी चीज लेकर के जाते हो वैसे ही लेकर के जाओगे? तब तो वो टूट फूट जाएगा रास्ते में ही, फिर वो कस्टमर तक क्या पहुंचेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो नाजुक वस्तुएं होती है ना, इनको एकदम स्पेशल पैकिंग चाहिए होती है, अच्छे से उसको पैक करना पड़ता है। अभी उसको पैक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो थर्माकोल का। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं तो टीवी की अगर बात करूं या फिर फ्रिज की बात करती हूँ, जो फ्रिज होता है उसको भी एकदम सेफली लाना पड़ता है ताकि उसको कुछ हो ही ना। अगर उसको कुछ हो गया रास्ते में ही, फिर तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, है ना। सही सामान तो पहुंचेगा ही नहीं कस्टमर तक, समझ में आया। तो इसीलिए उसको एकदम अच्छे से पैकिंग की जाती है, यानी थर्माकोल में उसको पैक किया जाता है। फिर उसके ऊपर से भी गत्ते का पूरा खुक्का अच्छे से लगाया जाता है ताकि उस फ्रिज को कुछ भी ना हो, समझ में आया। तो ये जो नाजुक वस्तुएं होती हैं इनको विशेष पैकिंग की आवश्यकता होती है ना। टीवी सेट, देखो यहाँ पे दिया टीवी सेट हो गया, टीवी सेट में भी वो थर्माकोल लगा करके ही आपको दिया जाता है ताकि रास्ते में उसको कुछ हो ना। ओके, फिर प्रशीतक यंत्र जैसी वस्तुओं की पैकिंग के लिए बड़े बड़े खुक्के और थर्माकोल उपयोग में लाए जाते हैं।
ये सभी मानव निर्मित पदार्थ है। ये सभी क्या है बच्चों, मानव निर्मित पदार्थ ही है। जैसे थर्माकोल हो गया, ये खोपके हो गए, तो ये सभी क्या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे? नहीं, ये तो मनुष्य ने बनाए, है ना। तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित। ये पदार्थ जलरोधी, वजन में हल्के और परिवहन के लिए सुविधाजनक होने के कारण इनका उपयोग बढ़ रहा है। और ये जो पदार्थ होते हैं ये कैसे होते हैं, जलरोधी, मतलब पानी आ जाए फिर भी इनको कुछ नहीं होगा। उसके बाद वजन में हल्के भी होते हैं और परिवहन के लिए सुविधाजनक, यानी आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली लेकर के जा सकते हो। ठीक है, सुविधा मतलब सुविधाजनक का मतलब क्या हुआ, आराम से लेकर के इनको जा सकते हो। ठीक है, तो इसके कारण इनका जो उपयोग है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप समझिएगा। मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बताती हूँ। देखो, उपयोग के क्षेत्र, यहाँ पे उपयोग के क्षेत्र दिया गया है। तो निर्माण कार्य, पहले के प्राकृतिक पदार्थ। देखो बच्चों, निर्माण कार्य में पहले कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता था, प्राकृतिक पदार्थों का। देखो, बांस का उपयोग करते थे, आपने देखा होगा। पहले के जो लोग होते थे वो गांव में, आपने देखा होगा कि क्या करते थे, घास की ना छत बनाते थे। ठीक है, घास की छत, मतलब उसको गांव में तो कुछ और कहते हैं, पलान कहते हैं या फिर छप्पर कहते हैं। ठीक है, तो वो घास के बनाया करते थे, तो उसमें बांस लगाया करते थे। फिर पत्थर का भी उपयोग किया जाता था, मिट्टी का भी, लकड़ी का भी, और नारियल का पत्ता भी उपयोग में लाया जाता था निर्माण कार्य में। और एक और चीज यहाँ पे लाई जाती थी, चूना। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पेंट का यूज करते हैं घर को पेंट करने के लिए, तो मिट्टी के घर बनाए जाते थे। तो अभी मिट्टी के घर को भी पेंट करना पड़ेगा ना, नहीं तो घर सुंदर कैसे दिखेगा। तो उसको पेंट करने के लिए चूने का यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये तो पहले के प्राकृतिक पदार्थ हो गए जिनका उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता था। अभी मानव निर्मित पदार्थों का उपयोग किया जाता है निर्माण कार्य में। कौन कौन से पदार्थ है वो, तो ईंट है, मानव ने बनाए, सीमेंट हो गया, फिर कंक्रीट हो गया, गैल्वनाइज्ड चद्दर है, ये ना चद्दर जैसा होता है। ठीक है, मोटा मोटा इस्पात का। फिर उसके बाद मिट्टी का नरिया, उसके बाद प्लास्टिक, एस्टेबेस्टस की चद्दरें। ठीक है, पतरे, मतलब ये एस्टेबेस्टस की चद्दरें, यानी कि आप पतरे बोल सकते हो। तो ये सभी अभी यूज किए जा रहे हैं, जो मानव निर्मित पदार्थ है, जो निर्माण कार्य में यूज किए जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को। चलो, ये तो समझ गए। अभी लेखन सामग्री, तो पहले के प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग लेखन मतलब लिखने के लिए किया जाता था, तो पेड़ों की छाल हो गई, उसके बाद वृक्षों की पत्तियां, जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता था। फिर वनस्पतियों के मजबूत तनों से बनी लेखनी, यानी जो वनस्पतियां होती थी उनका जो तना होता था, ठीक है, वो जो मजबूत तना, मतलब तना जब भी मजबूत होता था तो उससे लेखनी बनाई जाती थी लिखने के लिए, तो उनका उपयोग किया जाता था। फिर धूल की तख्ती, पत्थर तख्ती, फिर गुफा की पत्थर की दीवार, यानी जो गुफा होती थी उसकी पत्थर की दीवार, फिर मिट्टी तथा वनस्पतियों के प्राकृतिक रंग, तो ये लेखन सामग्री है सभी। और अभी किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टिक, धातु से बनी कलम, पेंसिल, कागज और कॉपी इत्यादि, ये सभी क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है। फिर यहाँ पे लास्ट है धागा। ठीक है, तो पहले के प्राकृतिक पदार्थ हो गए रुई, रेशम, ऊन। ठीक है, रुई, रेशम, ऊन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। मानव निर्मित पदार्थ में क्या आ जाएगा बच्चों, नायलॉन और रेयॉन। ठीक है, ये भी धागे होते हैं जिनसे अलग अलग वस्त्र बनाए जाते हैं। अभी आप लोग आगे पढ़ने वाले हो ये जो मानव निर्मित धागे हैं उनके बारे में भी अभी हम लोग नीचे सब कुछ पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आया है। देखो, इसको ना एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाए, इसीलिए आप कुछ भी छोड़िएगा नहीं, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा। अभी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे ना, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा है, बताती हूँ। पहले ऊपर का पढ़ते हैं। तो बालू और चूना पत्थर से कांच तैयार किया जाता है। आपने पढ़ा होगा पहले 4th या फिर 5th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में नहीं, 6th या फिर 7th में आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि बालू और चूना से क्या किया जाता है, चूना पत्थर से कांच तैयार किया जाता है। कांच आपको पता है ना, कांच वो तैयार किया जाता है, परंतु कांच से पुनः बालू और चूना पत्थर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, हमने बालू और चूना पत्थर से कांच तो बना लिए, लेकिन फिर दोबारा से कांच से हम लोग बालू और चूना पत्थर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नहीं बना सकते ना, बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं। फिर हरी मिर्च, अभी सुनिएगा, आपने ये किचन में अपने देखा होगा, रसोई घर में ये सारी चीजें वही यहाँ पे दी गई, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपसे ही रिलेटेड है, बस आप ध्यान से सुनते जाओ, आपको बड़ा ही मजा आएगा। देखो, हरी मिर्च और हरा टमाटर,
ये क्या होते हैं, कुछ समय बाद लाल हो जाते हैं। आपने देखा होगा हरी मिर्च मम्मी लाती हैं, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होते हैं, वो लाल हो जाते हैं। हमारे घर पे तो बहुत ज़्यादा लाल होते हैं, ठीक है। फ्रिज में वैसे रखेंगे तो हरे रहते हैं, लेकिन फ्रिज के बाहर रखोगे ना आप ऐसे ही ला करके, तो वो धीरे धीरे करके लाल हो जाते हैं। और टमाटर के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपने कच्चा टमाटर ला करके रख दिया तो वो कुछ दिनों बाद ना पक जाता है, यानी लाल हो जाता है ना। आपने ये देखा होगा। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि लाल टमाटर हो गया फिर से हरा, या फिर लाल मिर्ची फिर से हरी हो गई? ये कभी देखा है? नहीं देखा है ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हरी मिर्ची लाल हो सकती है, हरा टमाटर लाल हो सकता है, लेकिन लाल टमाटर हरा नहीं हो सकता, लाल मिर्ची हरी नहीं हो सकती, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन से ही रिलेटेड है। अभी आप नीचे बस देखो, अभी आगे क्या दिया है कि मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय घटक पदार्थों के गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। यानी जब मानव निर्मित पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो पदार्थ उपयोग किया जाता है उसके जो गुणधर्म है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, है ना। यह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण होता है। और ये परिवर्तन क्यों होता है, ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, इसके कारण होता है, ठीक है। गुणधर्म में होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है, यानी ये जो गुणधर्म में इसके परिवर्तन हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस हुए ना, वो किसके कारण होते हैं, वो ये जो चेंजेस हुई, ये जो परिवर्तन हुए, ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। इसको अभी फिर आप दोबारा से वो जैसा था वैसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्थायी मतलब क्या, वो स्थायी है, अभी वो चेंज नहीं होने वाले, जैसा पहले था आप वैसा नहीं कर सकते हो। अर्थात नए पदार्थ से मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब क्या, जैसे कोई परिवर्तन हुआ तो आप उसको फिर से उसी कंडीशन में नहीं ला सकते हो, जैसा वो पहले था आप वैसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। अभी नीचे हम लोग क्या देखेंगे, पदार्थों का निर्माण। अभी जो अलग अलग पदार्थ है उनका निर्माण कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम रबड़ के बारे में जानेंगे। रबड़ बड़े ही काम की चीज़ है, बाल बांधने के लिए उपयोग में लाई जाती है। फिर उसके बाद आप जो मिटाते हो, पेंसिल से लिखा गलत हो गया मिटा दिया, बचपन में तो रबड़ का बड़ा ही यूज़ किया होगा, है ना, क्योंकि बार बार गलती होती है ना, हम अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, टीचर देती है लोग गोली गोली बना, लेकिन गोली बनाते बनाते गोली तो बनता नहीं है, पता नहीं क्या क्या बनता है, तो उसको बार बार मिटाना पड़ता है ना। तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा उसका, रबड़ का, अभी भी करते होंगे, कोई फिगर बनाते होंगे, ड्राइंग करते होंगे तो उसमें गलती हो जाती होगी, मिटाने के लिए रबड़ का यूज़ करते होंगे। तो ये रबड़ आता कहाँ से है, बनाया किसका जाता है ना। पहले हम बचपन में थे, छोटे थे, तभी बच्चे कहा करते थे, स्कूल के मतलब जो हमारे दोस्त होते थे वो क्या कहते थे कि पेंसिल के छिलके से रबड़ बनता है, उसमें दूध डाल करके रख दो रबड़ बन जाएगा, है ना। तो सुन सुन के मैंने भी एक बार रखा था, लेकिन रबड़ तो कुछ भी नहीं बना। दूध में पेंसिल का छिलका लिया, एक कटोरी में दूध लिया और दोनों को मिला करके रख दिया एकदम एक कोने में ले जा करके, है ना। मैंने तो छत पे रखा था। फिर सुबह उठने के बाद मैं सोच रही हूँ कि बनेगा रबड़ बनेगा, लेकिन जब ऊपर गए देखने के लिए तो कुछ भी नहीं बना था, वो जैसा था वैसा ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पेंसिल के छिलके से रबड़ बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। रबड़ पेंसिल के छिलके से नहीं बनता है ना। आपके दोस्त लोग ने भी कहा होगा जब आप छोटे होंगे, 3rd 4th में, ऐसा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। रबड़ के छिलके से, पेंसिल के छिलके से रबड़ नहीं बनता है, ठीक है। तो किससे बनता है बताती हूँ मैं आप लोगों को आगे, लेकिन उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि रबड़ कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं, और कृत्रिम यानी जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उस पर प्रोसेस करके। तो प्राकृतिक रबड़ रबड़ के वृक्ष के छीड़ से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़ कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? तो जो रबड़ का पेड़ होता है ना, रबड़ का एक पेड़ होता है जिसके छीड़ मतलब क्या होता है, दूध, ठीक है। तो उसके दूध से, उसकी जो छाल होती है ना, उसको हम ऐसे से छीलेंगे ना तो उसमें से दूध जैसा निकलता है, वाइट, ठीक है। तो उसी से क्या बनाया जाता है, रबड़ बनाया जाता है,
ठीक है, वो जो छीर निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, तो लेटेक्स से बनाया जाता है। रबड़ में विशिष्ट गंध होती है और यह सफ़ेद होता है। और जो रबड़ होता है उसमें एक गंध होती है, उसमें एक सुगंध होती है और यह कैसा होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली तो जो रबर्स होते हैं वो सफ़ेद ही होते हैं, लेकिन अभी कलरफुल भी आने लगे क्योंकि उसमें कलर डाल दिया जाता है, फिर उसको कलरफुल बना दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो रबड़ होते हैं ना अभी ना, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। जैसे मिर्ची रहती है, कभी भिंडी रहती है, तो कभी वो एप्पल जैसा रहता है ना। तो अलग अलग उसको शेप्स दिए जाते हैं। जब रबड़ की जो कंपनी होती है ना, जब वहाँ पे वो बनाती है तो अलग अलग शेप्स देती है ताकि बच्चे और उसको खरीदे, है ना। क्योंकि बच्चों को ऐसे रबड़ मिलेंगे तो वो नॉर्मल वाला नहीं लेंगे, वो जो डिज़ाइन वाला होगा, जो कार्टून वाला होगा ना, वही रबड़ वो लोग लेंगे। आप लोगों में से कई लोगों की ये आदत होगी जो ऐसे कार्टून्स वाले रबड़ का यूज़ करते होंगे, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे गंधकीकरण देखेंगे। गंधकीकरण प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो इस पद्धति में क्या किया जाता है, तो इस पद्धति में रबड़ को गंधक के साथ 3 से 4 घंटे गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है इस पद्धति में, मतलब ये जो गंधकीकरण प्रक्रिया है, इसमें ना रबड़ को गंधक एक पदार्थ होता है जिसके साथ ना 3 से 4 घंटे तक उसको गर्म किया जाता है। सोचो कितने मेहनत के बाद आपको ये रबड़ मिलता है। सुनो ध्यान से, रबड़ में कठोरता लाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, गंधक मिलाया जाता है। ठीक है, जिस काम के लिए रबड़ का उपयोग करना है उसके अनुसार गंधक की मात्रा निर्धारित की जाती है। मतलब वो जो गंधक है वो कितना डालना है, कितना ज़्यादा डालना है, कितना कम डालना है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो जो बनने वाला रबड़ है वो किस उपयोग में आएगा उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कितना गंधक उसमें डालना चाहिए। ठीक है, जैसे मिटाने वाला जो रबड़ होता है, जैसे मिटाने वाला रबड़, फिर रबड़ का गेंद, रबड़ के खिलौने, इन सभी में गंधक की मात्रा क्या होती है, कम अधिक मात्रा होती है। और रबड़ बैंड में बहुत कम गंधक मिली होती है, यानी जो रबड़ बैंड होता है उसमें बहुत कम गंधक मिली होती है। यानी आप ऐसे समझो कि उपयोग के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना गंधक हमको उसमें डालना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ओके, अभी यहाँ पे मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करूँगी कि कैसे पता चला कि ये रबड़ में हम लोगों को गंधक मिलाना चाहिए और ये गंधक मिलाने से होता क्या है। तो गंधक मिलाने से ये होता है कि जो आपका रबड़ है ना वो क्या होता है, वो कठोर होता है। मतलब जितना आप डालोगे वो उतना ही कठोर होते जाएगा, नहीं तो पहले नरम रहेगा। ठीक है, तो जितना आप उसमें गंधक मिलाओगे वो उतना ही ज़्यादा कठोर चिमड़ होता जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे समझ में आया, देखो यहाँ पे कि हमको गंधक ही मिलाना चाहिए। तो चार्ल्स गुडईयर एक मतलब हमारे देश के तो नहीं थे, एक आदमी थे जिन्होंने क्या किया, उनके हाथ से रबड़ और गंधक का मिश्रण अनजाने में जलते हुए स्टोव पर गिर गया। यानी अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, वो अनजाने में ही रबड़ था और गंधक था। ठीक है, उसका जो मिश्रण था वो अनजाने में स्टोव पे गिर गया। ठीक है, जलते हुए स्टोव पे। फिर स्टोव बुझने के बाद जब स्टोव बुझ गया तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि रबड़ अपेक्षाकृत अधिक चीमड़ और कम तन्य हो गया। यानी जब उन्होंने वो स्टोव बंद हुआ तो जब उन्होंने उसको उठा करके देखा तो रबड़ कैसा हो गया, पहले नरम था लेकिन जब उसमें गंधक मिली और फिर वो जब दोनों एक साथ गर्म हुए तो वो कैसा हो गया है, तन्य। मतलब वो कैसा हो गया है, मैं बताती हूँ, कम तन्य। मतलब पहले वो ज़्यादा तन रहा था, पहले वो नरम था, लेकिन अभी कैसा हो गया है, कम तन्य हो गया, मतलब ज़्यादा वो तन नहीं रहा था। ठीक है, यही प्रयोग, तो इसी के कारण मतलब यही प्रयोग क्या किया गया, उचित पद्धति से करके उन्होंने गंधकीकरण की खोज की। ठीक है, जब उनको ये पता चला कि गंधक और ये रबड़ हमने मिलाया तो ये तो कम तन्य हो गया, यानी ये तन नहीं रहा है, तो फिर इसको उन्होंने उचित पद्धति से उसका उपयोग किया और उन्होंने गंधकीकरण की खोज की। गंधकीकरण में क्या किया जाता है, गंधक को रबड़ में मिलाया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो रबड़ के चीमड़ टायरों द्वारा परिवहन में क्रांति आई है। और देखो ये जो रबड़ के टायर होते हैं उसमें बहुत अधिक गंधक मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि ये तो कैसे होने चाहिए, नरम रहेंगे तो कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि वो जो पहिए हैं
जो जिसमें टायर लगाए जाते हैं, आपको पता है ना पहिए होते हैं वाहनों के, तो वो कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, है ना। तो इसमें ज़्यादा मिलाई जाती है और इनका उपयोग बहुत ही बढ़ रहा है ना। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि गंदकीकरण प्रक्रिया क्या होती है, तो आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो, इसको भी पढ़ना चाहिए। रबड़ एक प्राकृतिक पदार्थ है। रबड़ क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। देखो यहाँ पे रबड़ मिल रहा है ना, देखो पेड़ की छाल को कैसे यहाँ पे ऐसे निशान लगाया गया है और इसमें से रबड़ धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। यह विशिष्ट प्रकार के वृक्षों के क्षीर एकत्र करके प्राप्त किया जाता है। मतलब दूध को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर बाद में ये रबड़ बनाई जाती है। रबड़ के वृक्ष ब्राजील में भारी संख्या में पाए जाते हैं, यानी ब्राजील में बहुत ज़्यादा रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं। आगे चलकर अन्य देशों में भी ये वृक्ष लगाए गए हैं, मतलब आगे चल करके जो दूसरे देश है वहाँ पे भी ये वृक्ष लगाए गए, ये पेड़ लगाए गए हैं। इस वृक्ष का वनस्पति शास्त्रीय नाम, इसका वनस्पति शास्त्रीय नाम क्या है, तो हेविया ब्राजीलियंसिस। ठीक है, ब्राजीलियंसिस क्या नाम है, याद रख लो। हो सकता है कि आपको रिक्त स्थान में आ जाए कि इसका आप वनस्पति शास्त्रीय नाम बताओ, तो क्या बताओगे, याद रहेगा तभी ना। क्या नाम है, हेविया ब्राजीलियंसिस। ओके, भारत में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो केरल राज्य में होता है। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो कागज का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया अभी हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन ऊपर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो कागज है उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो आपको पता है जो कागज होता है ना, वो किससे बनाया जाता है, पेड़ों से बनाया जाता है। किससे, जो पेड़ होते हैं ना उनसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पेड़ होते हैं उनको उनकी लकड़ियाँ निकाली जाती है, उनको काटा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे पेड़ है, फिर ये लकड़ी को काटा गया और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे ये देखो, पहले तो उनकी छाल निकाली जाती है, जो कुंडे होते हैं ना उनकी छाल को निकाला जाता है। छाल होता है ना पेड़ पे, आपने देखा होगा किस कलर का होता है, तो ब्राउन ब्राउन सा जो छाल होता है, सबसे पहले उसको निकाला जाता है, फिर बाद में उसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उसका पल्प तैयार किया जाता है। पल्प तैयार करना मतलब उसकी लुगदी बनाई जाती है, फिर एक रोलर होता है, मतलब पेपर बनाने वाली मशीन होती है, तो उसमें डाला जाता है, जिससे पेपर का जो रोल है ना वो तैयार हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे कागज लपेट रहे हैं ये, और फिर यहाँ पे ये तैयार हो गया है। फिर बाद में बुक्स बनाई जाती है। अभी जो आप बुक आपके हाथ में जो बुक होगी, ठीक है, तो वो कहाँ से आई, वो इसी प्रोसेस के थ्रू आई है। पहले तो पेपर बना, फिर बाद में उसके ऊपर छपाई की गई और फिर जाके आपको ये पुस्तक मिली है। समझ में आया। तो सोचो कागज बनाने का कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, पेड़ों का। तो अगर आप कागज को वेस्ट करते हो, मतलब कई बच्चे होते हैं ना जो कागज की जहाज बनाते हैं, नाव बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको कागज की जहाज बनाना है, नाव बनाना है तो बनाइए, लेकिन कौन से कागज का बनाइए, जिस कागज पे आप लिख चुके हैं, जो भर चुका है, आप उसका नाव बनाइए, जहाज बनाइए, जो मन करे वो बनाइए। लेकिन अगर आप सादा पेज का बनाओगे फिर तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना, क्योंकि वो तो बेकार जा रहा है। और अगर आप ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे तो क्या वेस्ट होगा, क्योंकि देखो पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं आप लोग भी जानते हो, है ना। और अभी तो पेड़ कितने कम होते जा रहे हैं, उनकी कटाई बढ़ती जा रही है। तो अगर हम ऐसे ही पेपर वेस्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ों से ही ये कागज बनाए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कागज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे फालतू में कहीं पे भी फेंकना या फिर जलाना नहीं चाहिए। जितना हो सके आप कागज का एकदम अच्छे से उपयोग करो, ठीक है। पूरे पेज पे लिखो, ऐसा नहीं कि आधे पे लिखा आधा छोड़ दिया और फिर ऐसे ही उसको रद्दी में डाल दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी कागज के बारे में और हमको पढ़ना है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अभी पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे अगर आपको परीक्षा में आता है तो आप लिख पाओ, ठीक है। तो घास फूस, लकड़ी, चिंदी, रद्दी, कागज जैसे पदार्थों के सेल्यूलोज धागों को एक दूसरे में गूंथने से तैयार होने वाले जाल से जो पदार्थ बनता है उसे कागज कहते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए
कि कागज किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कागज किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, ये आपको लिखना पड़ेगा कि घास फूस लकड़ी चिंदी रद्दी कागज जैसे पदार्थों के सेल्यूलोज धागों को, सेल्यूलोज यानी बहुत छोटे छोटे, ठीक है, धागों को एक दूसरे में गूंथने से तैयार होने वाले जाल से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, कागज कहते हैं। तो इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना। ये धागे सेल्यूलोज युक्त धागे के नाम से जाने जाते हैं। और ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो सेल्यूलोज युक्त धागे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अभी कागज कैसे तैयार होता है ये समझेंगे पूरा डिटेल में। तो कागज बनाने के लिए पाइन चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्षों का उपयोग किया जाता है। सूचीपर्ण वृक्षों का उपयोग किया जाता है, सूचीपर्ण मतलब जो ऐसे होते हैं ना, इन वृक्षों का मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। ठीक है, इन वृक्षों की लकड़ियों के कुंदों की छाले निकालकर उनके पतले पतले टुकड़े करते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो जो कुंडे होते हैं उनके छाले निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद उसके पतले 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 छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, फिर इन टुकड़ों और विशिष्ट रसायनों के मिश्रण को लंबे समय तक भिगो करके रखा जाता है। और फिर क्या किया जाता है, ये जो टुकड़े होते हैं ये और विशिष्ट रसायन होते हैं, ठीक है, कुछ रसायन होते हैं जिनके मिश्रण को लंबे समय तक भिगो करके उसको भिगो दिया जाता है और फिर रख दिया जाता है। उसके बाद रसायनों की प्रक्रिया हो जाने पर लकड़ी की लुगदी के तंतुमय पदार्थ को अलग किया जाता है। फिर जब ये रसायनों की क्रिया हो जाती है तो जो लकड़ी की लुगदी होती है, ठीक है, उसके जो तंतुमय पदार्थ होते हैं, लुगदी मतलब उसको भिगो करके रखा तो वो लुगदी बन गई है ना, तो उसके जो तंतुमय यानी ऐसे तंतु वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या किया जाता है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, लकड़ी की लुगदी के जो तंतुमय पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण। फिर उसमें कुछ रंग द्रव्य मिलाए जाते हैं, उसके बाद इसमें कुछ रंग द्रव्य मिलाया जाता है और फिर अब रोलर्स में बेली हुई लुगदी आगे जाकर सूखती है और कागज के रूप में लपेटी जाती है। कागज और वृक्ष में बहुत निकट का संबंध है, इसलिए वृक्ष बचाने के लिए कागज बचाना आवश्यक है। क्या किया जाता है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। अब रोलर्स, जो यहाँ पे रोलर्स देखे ना हमने, जहाँ पे कागज को लपेटा जा रहा है, ये देखो रोलर्स, ये देखो, समझ में आया। तो क्या किया जाता है, जो बेली हुई लुगदी रहती है, जो लुगदी रहती है वो आगे जा कर के सूखती है और कागज के रूप में क्या किया जाता है, उसको लपेटा जाता है। और कागज और वृक्ष में बड़ा ही निकट का संबंध है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि कागज तो पेड़ से ही बनता है, इसीलिए अगर आपको पेड़ बचाना है तो आपको कागज तो बचाना ही होगा। जितना उपयोग है, आप जितना आपको यूज है आप उतना ही उसका उपयोग करो, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही करो, ऐसे फालतू में बर्बाद मत करो। अभी बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूंगी जिसका ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। किसका किसका, सुनना ध्यान से। कॉपी के कोरे कागज मत फाड़ो। जो कोरे कागज हैं, कोरे कागज मतलब जो सादे कागज हैं उनको मत फाड़ो। फिर पुरानी कॉपी के कोरे कागज रद्दी में मत डालो। और जो पुरानी आपकी कॉपी होती है, जैसे अगर आप अभी जिस क्लास में हो, अगली क्लास में जाओगे, समझिए कोई एक नोटबुक है जिसमें आपके पेज बच गए हैं, तो उसको ऐसे रद्दी में डाल दोगे? नहीं, वो जो पेज बचे हुए हैं जिस पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, उसका उपयोग आप लोग कर सकते हो, है ना। फिर विज्ञापन के कागज का पिछला पृष्ठ, पोस्ट के लिफाफे का आंतरिक कोरा पृष्ठ, कैलेंडर का, अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि कोई विज्ञापन आता है या फिर जैसे न्यूज़पेपर ही आता है, तो जो उसमें कोरा भाग है यानी जिसपे कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे ही सादा है, तो आप लोग उसका उपयोग कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। तो इसीलिए पूरा पहले आप उपयोग करिए और फिर उसको किस में डालिए, रद्दी में डालिए। जैसे अभी मैं अगर न्यूज़पेपर की बात करूँ तो उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं ना, जो हमारी बुक्स होती है उसका कवर लगाने के लिए, है ना, या फिर वो अलमारी में बिछाने के लिए कहीं पे, अगर आपको पेपर, जैसे अगर हम लोग भाजी वोजी काटते हैं तो उसके छिलके रखने के लिए हमको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम लोग कागज़ का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वो जो न्यूज़पेपर है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप उसका भरपूर यूज़ करिए, फिर बाद में उसको फेंकिए, ठीक है।
फिर जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ स्लेट पेंसिल का उपयोग करो। मतलब जहाँ पे हो सके आपको स्लेट और पेंसिल का उपयोग करना चाहिए कागज की बजाय। फिर कागज चुनने वाले, रद्दी लेने वाले दोनों अनजाने में संसाधनों का उचित पुनर्उपयोग करने में सहायता करते हैं, यह ध्यान में रखो और उन्हें सहयोग दो। देखो बच्चों, ये जो कागज चुनने वाले होते हैं या फिर ये जो रद्दी वाले होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने अपनी बुक्स क्या की, रद्दी वाले मतलब भंगार वाले को बेच दी, तो भंगार वाले करेंगे क्या, वो फिर से वो जो आपकी बुक है ना, वो फिर से वो फैक्ट्री में जाती है और उससे कागज बनाया जाता है, मतलब उसका फिर से पुनर्उपयोग, रिसाइकल किया जाता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें एकदम अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना। अभी हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कृत्रिम धागे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, कागज के बारे में देखा, रबड़ के बारे में देखा। देखो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसको एकदम ध्यान में रखते जाना, क्योंकि हो सकता है आपको परीक्षा में पूछा जाए, इसीलिए एकदम ध्यान से पढ़ो, कुछ भी छोड़ो मत। अभी यहाँ पे कृत्रिम धागों की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये कृत्रिम धागे की जरूरत पड़ी ही क्यों, है ना। प्राकृतिक रूप से तो इतने सारे धागे थे, फिर हमको ये धागे क्यों चाहिए थे। तो आप लोग जानते हो कि जनसंख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। अभी जब लोग होंगे तो उनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए होंगे, तो प्राकृतिक रूप से हमको इतना नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, ये जो कृत्रिम धागे हैं इनका निर्माण किया गया है। ठीक है ना। फिर तो ये धागे कौन कौन से होते हैं, देखो अब तक अनेक प्रकार के कृत्रिम धागे उपलब्ध हैं, जैसे कि कृत्रिम धागों के कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। नायलॉन हो गया, डेक्रोन हो गया, टेरिलिन, फिर टेरिन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सभी क्या हैं, कृत्रिम धागे हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक धागे नहीं हैं। और यहाँ पे रेशम का कीड़ा की बात की जा रही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलो अभी आगे चलते हैं। पहले के समय में प्राकृतिक धागों से बनने वाली लगभग सभी वस्तुएं अब कृत्रिम धागों से बनाई जाती हैं। यानी पहले के समय में जो वस्तुएं किससे बनाई जाती थी, प्राकृतिक धागों से बनाई जाती थी, लगभग अब वो कृत्रिम धागों से बनाई जाती हैं। ये सभी देखो, नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन तथा एक्रिलिक जैसे कृत्रिम धागे और इनसे बनने वाली अनेक वस्तुएं हमारे उपयोग में हैं, है ना। हम लोग इनका उपयोग करते हैं। जैसे आपने कई सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जिसमें कृत्रिम धागों का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये जो मछली पकड़ने का जाल होता है, ठीक है, तो वो ना नायलॉन का बना होता है। नायलॉन क्या है, एक कृत्रिम धागा है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेयॉन के बारे में, और उसके बाद और भी कुछ कृत्रिम धागे हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा ये पार्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलो अभी नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस धागे की खोज न्यूयॉर्क तथा लंदन में एक ही समय में हुई। मतलब ये जो नायलॉन है ना, इसकी खोज एक ही समय में, मतलब एक ही टाइम पे न्यूयॉर्क में भी हुई और लंदन में भी हुई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नायलॉन है। न्यूयॉर्क का NY, ठीक है, न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, दोनों मिला करके इसका नाम क्या रख दिया गया, नायलॉन रखा गया, क्योंकि इसकी खोज एक ही समय में ये दो जगहों पे हुई थी, न्यूयॉर्क और लंदन में। ठीक है, अभी इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कपड़े, मछली पकड़ने का जाल और मोटी रस्सी आदि बनाने के लिए ये धागे उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो नायलॉन में बस आपको इतना ही पढ़ना है। ये याद रखना कि नायलॉन इसका नाम कैसे पड़ा, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछा जाए, इसीलिए एकदम ध्यान से। फिर यहाँ पर रेयॉन की बात करेंगे। तो रुई तथा लकड़ी की लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक रसायन में घोलकर तैयार किए गए विलयन से यंत्रों की सहायता से ये धागे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये धागे कैसे मिलते हैं बच्चों, रुई और लकड़ी की लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक रसायन होता है जिसमें घोल कर तैयार किए गए जो विलयन, ये विलयन मतलब जो घोला जाता है वो हो गया विलयन। ठीक है,
तो उसमें क्या किया जाता है, यंत्रों की सहायता से यानी मशीन्स की सहायता से धागे प्राप्त किए जाते हैं। कौन से धागे, रेयॉन। ठीक है, इनमें मजबूती और चमक होती है, और इनमें क्या होती है, बड़ी ही मजबूती होती है और चमक होती है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। जैसे रेशम का धागा कैसे चमकता है ना, वैसे ये भी चमकता है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यह सूर्य की किरणों की तरह चमकदार होता है। ठीक है, इस अर्थ की दृष्टि से इसके लिए रेयॉन शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब ये सूर्य की किरणों की तरह चमकदार होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, रेयॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी कुछ कृत्रिम धागे हैं जिनकी बात हम लोग करेंगे, जैसे कि डेक्रोन, टेरिलिन और टेरिन। तो ये पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन और बहुलिकी श्रृंखला बता देती हूँ क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब खनिज तेल से प्राप्त होने वाला घटक। खनिज तेल से प्राप्त होने वाला जो घटक होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी ये खनिज तेल क्या होता है, तो खनिज तेल भी बनाया जाता है। ठीक है, फिर बहुलिकी श्रृंखला क्या होती है, तो छोटे छोटे घटकों को एक साथ गूंथ कर तैयार होने वाली अखंड श्रृंखला, यानी छोटे छोटे जो घटक होते हैं उनको गूंथ करके जो तैयार की जाती है अखंड श्रृंखला, यानी जो खंड ना हो, जो टूटी हुई ना हो, एकदम से अखंड श्रृंखला हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुलकी श्रृंखला कहते हैं। तो चलिए अभी समझ लेते हैं। तो खनिज तेल से प्राप्त होने वाले विविध हाइड्रोकार्बनी घटकों का बहुलकी श्रृंखला बनाने में उपयोग होता है। तो हाइड्रोकार्बन मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, और बहुलकी श्रृंखला भी बताया था। तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। खनिज तेल से जो प्राप्त होने वाले विविध हाइड्रोकार्बनी घटक होते हैं, ठीक है, घटकों का बहुलकी श्रृंखला बनाने में उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुलकी के घोल को सूक्ष्म छिद्रों वाली एक चालनी पर दबाते हैं, यानी एक छोटे छोटे छिद्र वाली चालनी होती है जिसके ऊपर इनको क्या किया जाता है, ये जो घोल होता है इसको दबाया जाता है, और इससे तैयार होने वाले तंतु के ठंडा होने पर एक अखंड और लंबा तंतु बनता है। मतलब इससे तैयार होने वाला जो धागा होता है, जो तंतु होता है, ठीक है, तो जब ये ठंडा हो जाता है तो इससे अखंड और एक लंबा सा तंतु बनता है। इन तंतुओं को ऐंठन देकर धागा बनता है। और क्या करते हैं, ये जो तंतुएं होती है इनको ऐंठन दिया जाता है और इस तरीके से जो धागा है वो बनाया जाता है। भिन्न भिन्न रसायनों के उपयोग से विभिन्न गुणधर्मों वाले धागे बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, अलग अलग रसायनों का उपयोग करके अलग अलग गुणधर्मों वाले धागे बनाए जाते हैं। इन्हीं धागों को डेक्रोन, टेरिलिन तथा टेरिन जैसे विविध नाम दिए गए। मतलब अलग अलग रसायनों का उपयोग कर लिया जाता है और फिर उससे धागे बना लिए जाते हैं, फिर उसी के आधार पर इनका नाम भी रखा जाता है, डेक्रोन, टेरिलिन और टेरिन। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, कृत्रिम धागों के गुण और दोष। देखो, इनके गुण देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज यानी कि दोष हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला यहाँ पे गुण क्या है, ये धागे बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। यानी ये जो कृत्रिम धागे होते हैं ना, ये बड़े पैमाने पर बड़ी ही ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में ये तैयार किए जाते हैं। और इन धागों का मूल्य कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते हैं तो जो चीज ज्यादा उपलब्ध रहेगी उसका दाम भी कम होगा, है ना। ये बहुत टिकाऊ और मजबूत होते हैं। और इसका तीसरा फायदा क्या है कि ये बड़े ही टिकाऊ और मजबूत होते हैं। फिर चौथा फायदा क्या है, लंबे समय तक उपयोग में ये लाए जा सकते हैं। पांचवा फायदा, जल रोधक होने के कारण गीला होने तथा सड़ने जैसी क्रियाएं नहीं होती है। मतलब ये जल रोधक होते हैं, यानी पानी इसके ऊपर आप जितना भी डालो कुछ असर नहीं होगा। तो इसके कारण ये कैसी होती हैं, इनमें सड़न नहीं आती है और ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उपयोग के लिए हल्के और सुविधाजनक होते हैं, और उपयोग में भी ये बड़े ही सुविधाजनक और हल्के होते हैं। अच्छी चमक होने के कारण व्यक्तित्व उभारने में सहायता मिलती है। मतलब इनकी चमक बड़ी अच्छी होती है, जिसके कारण जब हम इसको पहनते हैं तो हम एकदम स्मार्ट दिखते हैं। व्यक्तित्व निखारने, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम स्मार्ट दिखते हैं ना। कोई पहन के वो आता है तो ऐसा लगता है हाँ आए हैं। तो ये व्यक्तित्व को उभारने में सहायता करते हैं। इन धागों से बने कपड़ों में सिकुड़न नहीं आती और इन पर खरोंच भी नहीं पड़ती। और ये जो धागे होते हैं, इनसे बने जो कपड़े होते हैं ना, इनमें सिकुड़न नहीं आती, यानी आपको इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो प्रेस हम लोग करते हैं ना, इस्त्री करते हैं, तो वो आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है और इन पे खरोंच भी नहीं आती है।
तो ये क्या है, इनके गुण हैं। अभी इनके हम लोग दोष देख लेते हैं, है ना। किसी चीज़ में अगर गुण है तो दोष भी होते हैं। तो पहला दोष क्या है कि जल रोधक होने के कारण शरीर का पसीना नहीं सूखा जाता है। जैसे सूती वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पसीने को सोख लेते हैं, लेकिन ये जो धागे हैं ये जल रोधक है, यानी पानी का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, तो ये पसीने को नहीं सोखते हैं। दूसरी चीज़, यदि इन धागों से बने कपड़ों का सतत उपयोग करें तो इसके कारण त्वचा गीली रहने से चर्म रोग होने की संभावना रहती है। इसीलिए इन कपड़ों का सोच समझ करके उपयोग करना, कभी कभी ही इसका इन कपड़ों का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लगातार इसका यूज़ करते रहे, ये पसीना नहीं सोख रहे हैं, उसको हम पहनते रहे तो पानी बार बार हमारे शरीर पे चिप होता रहेगा, तो हमको चर्म रोग भी हो सकता है ना। इसीलिए इनका उपयोग आप लोगों को सोच समझ करके करना चाहिए। तीसरा, इन धागों के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पहनना कष्टकारक होता है। यानी जब हम इसको ग्रीष्म ऋतु यानी कि जब गर्मी के सीजन में पहनते हैं तो ये बड़ा ही कष्टकारक होता है, क्योंकि एक तो गर्मी है ना, पसीना, ऊपर से ये कपड़े पहन लिए तो और पसीना नहीं सोखेगा, कितनी गर्मी होगी, पूरा आग अंदर से फेंक देगा, तो ये कष्टकारक होता है। ये धागे जल्दी आग पकड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जो धागे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं। इसीलिए अगर आपने ये कपड़ा पहना है तो आग जहाँ पे लगी है वहाँ पे जाना मत, वरना फिर तो गए समझो। इन धागों से बने कपड़ों को आग लगाने पर ये त्वचा से चिपक जाते। देखो, अगर आप समझिए कहीं पे आग लगी हुई है और अगर हम ये कपड़े पहन करके जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं उनमें आग लग जाएगी, और ये जो कपड़े हैं ना, ये आग से जलने पे क्या होते हैं, ये जो हमारी त्वचा है ना उसमें चिपक जाते हैं, ये निकलते नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे होने वाले घाव भी गंभीर होते हैं, क्योंकि अगर चिपका है कोई चीज़ निकालोगे तो सोचो कितना घाव आपका बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये सभी इसके क्या है, दोष है। तो आपको सोच समझ करके इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। मैं तो बोलूँगी कि आप रोज़ रोज़ इनका उपयोग मत करो, कभी कभी कहीं पे आप लोग को जाना है, ठीक है, तब आप उनका उपयोग कर सकते हो। धागों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, और ये जो धागे होते हैं ना, सूक्ष्म जीव द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है। मतलब ये जैसे प्राकृतिक जो धागे होते हैं उनका अपघटन हो जाता है, मतलब छोटे छोटे जीव उसको चेंज कर देते हैं दूसरे फॉर्म में, उसको खा लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पाठ। अभी यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, सदैव ध्यान में रखो। क्या रखना है कि प्रकृति को बचाने के लिए वृक्ष बचाओ, एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, प्रकृति को बचाने के लिए वृक्ष बचाइए, वृक्ष बचाने के लिए कागज बचाओ, इसके लिए कागज का उपयोग कम करो, कागज का पूर्ण उपयोग करो, और कागज पुनश्चक्रण करो, यानी कि रिसाइकल करो, एकदम ध्यान में रखना। कृत्रिम धागों के दोष ध्यान में रखकर यदि उनका सही ढंग से उपयोग करें तो वे उपयोगी सिद्ध होते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर होने वाला तनाव कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कृत्रिम धागे हैं, इनके दोष आप लोगों को क्यों बताए जा रहे हैं, ताकि आप इन दोषों को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग करो, क्योंकि जब आप इनके दोषों को ध्यान में रखकर इनका उपयोग करेंगे तो जो होने वाली घटनाएं हैं, मतलब जो घटनाएं हैं जैसे कि आग वाला मैंने बताया ना, तो उनसे आप लोग बच सकते हैं, कोई भी आपको खतरा नहीं होगा। एकदम इनके जो दोष है उसको ध्यान में रखना तब, ठीक है। इससे क्या होगा, ये उपयोगी सिद्ध होंगे, और जो प्राकृतिक संसाधन है इन पे जो तनाव बढ़ रहा है कि हमको वही चीज़ चाहिए, वो कम हो सकता है ना। अगर सब लोग समझिए, आप बस इसके दोष ही देखेंगे, ये जो कृत्रिम धागे इनके दोष ही देखेंगे, अरे ये तो बड़ा ही गर्मी करता है और ये बड़ी जल्दी आग पकड़ता है, तो हम तो इसका यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो प्राकृतिक धागे से बने कपड़े को ही पहनेंगे। तो क्या होगा, सब लोग अगर ऐसे ही डिमांड करेंगे तो जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जो प्राकृतिक धागे हैं वो कैसे बनते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से बनते हैं, है ना। तो उनका उपयोग बढ़ जाएगा तो उन पे तनाव भी तो ज़्यादा होगा ना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, कृत्रिम धागों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ध्यान में रख करके करना चाहिए इनके दोषों को, ठीक है। हमने क्या सीखा, आपने क्या क्या सीखा वो तो आपको पता होगा, क्या क्या सीखा। तो प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित ऐसे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। प्रकृति निर्मित पदार्थ जैविक अथवा अजैविक होते हैं, मतलब जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं। जैविक पदार्थ वनस्पति जन्य अथवा प्राणी जन्य हो सकते हैं। देखा था ना हमने एकदम शुरू में
फिर रबड़, कागज तथा कृत्रिम धागे हमारे दैनिक उपयोग के महत्वपूर्ण मानव निर्मित पदार्थ हैं। ये मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय विशिष्ट विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये 3 चीजें हमने इस पूरे पाठ में सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी जो इसका स्वाध्याय है आप इसको भी कर लीजिएगा, और अगर आपको इसका स्वाध्याय में ये जो भी प्रश्न है इनके उत्तर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इसके आगे का भी अगर पार्ट चाहिए, कोई और पार्ट चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने इंग्लिश, हिंदी ये पढ़ा दिया, पहले ही पढ़ा दिया है, भूगोल भी पढ़ा है, इतिहास भी पढ़ाया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चेक करिए, आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।